नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आप सभी का वेक्टर के नेक्स्ट लेक्चर में। और जैसा कि आप सभी बच्चों को याद होगा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पॉलीगॉन लॉ तक की बात कर ली थी और हमने कहा था कि पैरेललोग्राम लॉ से हम नेक्स्ट लेक्चर से कंटिन्यू करेंगे। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट कर रहे हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से। जैसे कि दो स्टेप्स होते थे, ट्राइंगल लॉ में भी 2 स्टेप था, पॉलीगॉन लॉ में भी 2 स्टेप्स थे, इसमें भी 2 स्टेप्स होते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि ट्राइंगल लॉ और पॉलीगॉन लॉ में हम हेड टेल कॉम्बिनेशन की बात करते थे, लेकिन इस वाले लॉ में या तो हम टेल टू टेल कॉम्बिनेशन की बात करेंगे या फिर हेड टू हेड कॉम्बिनेशन की बात करेंगे। और जैसा कि मैंने जब एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स समझाया था तो मैंने कहा था कि टेल टू टेल ज्वाइन करना मुझे ज़्यादा ईजी लगता है, इस वजह से मैं हमेशा टेल टू टेल ज्वाइन करता हूँ। तो वही चीज़ मैं यहाँ पर फॉलो करने जा रहा हूँ। तो मान लेते हैं कि कोई 2 वेक्टर्स थे, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, दुनिया के किसी कोने में पड़े हुए थे और आप वेक्टर ए और वेक्टर बी को ऐड करना चाहते हो। तो पैरेललोग्राम लॉ के अकॉर्डिंग आपका पहला स्टेप क्या होगा कि आप डायग्राम को फिर से बनाओगे सो दैट वेक्टर ए का टेल वेक्टर बी के टेल के साथ जाके कनेक्ट हो जाए। तो देखिए हमने ये ड्रॉ किया। स्टेप नंबर 1 रीड्रॉ है। तो ये मैंने डायग्राम बनाया। तो ये हो गया वेक्टर ए एंड ये हो गया वेक्टर बी। तो देखो टेल टू टेल मैंने कनेक्ट कर दिया। देन स्टेप नंबर 2 कहता है, यहां पर टोटल 3 स्टेप्स आ जाते हैं, टोटल 3 स्टेप्स होते हैं यहां पर। देन स्टेप नंबर 2 कहता है कंप्लीट द पैरेललोग्राम। स्टेप नंबर 2 कहता है कि अब आप इस डायग्राम में पैरेललोग्राम को कंप्लीट करिए। तो कोई बड़ी बात नहीं है, पैरेललोग्राम बना देंगे। कैसे? पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होते हैं। तो देखो इसका इक्वल एंड पैरेलल यहां बना दिया, वैसे ही इसका इक्वल एंड पैरेलल यहां बना दिया। स्टेप नंबर 2 हो गया। देन स्टेप नंबर 3 में आते हैं। स्टेप नंबर 3 कहता है, लिखेंगे बाद में, पहले समझ लेते हैं। स्टेप नंबर 3 कहता है कि एक ऐसा डायगोनल ड्रॉ करिए जो कि इन दोनों ओरिजिनल वेक्टर्स के कॉमन टेल से ओरिजिनेट होता हो। फिर से बोल रहे हैं, एक ऐसा वेक्टर आपको बनाना है, एक ऐसा डायगोनल आपको बनाना है, डायगोनल वर्ड ज्यादा सही होगा। एक ऐसा डायगोनल आपको बनाना है जो कि इन दोनों वेक्टर्स के कॉमन टेल से ओरिजिनेट होता हो। तो वो वेक्टर कैसा बनेगा? ऐसी तो बनेगा ना, ये देखो, देखो एक ऐसा डायगोनल जो कि ए और बी के कॉमन टेल से ओरिजिनेट होता हो। तो देखो ए का टेल भी यहां पर, बी का टेल भी यहीं पर, तो कॉमन टेल तो यही हुआ। तो सिंपल है, एक ऐसा डायगोनल जो कि इनके कॉमन टेल से ओरिजिनेट होता हो, तो ये डायगोनल बन जाएगा। तो ये इसका डायगोनल बन जाएगा ऐसा, कॉमन टेल से ओरिजिनेट होता हुआ। देन दिस डायगोनल इज गोइंग टू रिप्रेजेंट द वेक्टर आर। और वेक्टर आर बोलो चाहे वेक्टर ए प्लस बी बोलो, एक ही बात होती है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं ताकि किसी भी टाइप का कंफ्यूजन ना हो आपके दिमाग में। तो ये जो डायगोनल होता है, ये डायगोनल ही क्या रिप्रेजेंट करेगा? वेक्टर आर। अब अगर आप इसमें दिमाग लगाओ, अगर आप समझदार हो तो आप देख सकते हो कि कोई नया लॉ नहीं है, ट्राइंगल लॉ ही है। क्योंकि सीधी सी बात है कि पैरेललोग्राम लॉ के ऑपोजिट साइड्स तो पैरेलल होते हैं। तो अगर ये बी होता तो भाई ये भी बी होता, ये भी होता तो ये भी होता। तो अगर आप सिर्फ इतने डायग्राम को देखते हो तो आपको ये ट्राइंगल लॉ की तरह लगेगा। थोड़ी देर के लिए भूल जाओ ना इसको, थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाओ, देखो ट्राइंगल लॉ ही तो है। तो अगर सिर्फ इतने डायग्राम को देखोगे तो ये ट्राइंगल लॉ दिखेगा, और अगर पूरे डायग्राम को देखोगे तो ये पैरेललोग्राम दिखेगा। तो कोई सिंपल सी बात है, ये सब लोग मिलके अपन को बेवकूफ बनाते रहते हैं और अपन बनते रहते हैं। सब कुछ एक ही है। ट्राइंगल लॉ की बात करो, चाहे पॉलीगॉन लॉ की बात करो, चाहे पैरेललोग्राम लॉ की बात करो, सब कुछ एक होता है। तो ये पैरेललोग्राम लॉ अपन ने अच्छे से समझ लिया। अभी अपन ने इसमें पूरी बातें नहीं समझी हैं, इसकी कुछ वैल्यू भी होती है,
तो वो भी अपन देखने वाले हैं। फिलहाल मैं यहाँ पर स्टेप 3 लिख रहा हूँ। तो स्टेप 3 में हमने क्या बोला था, हमने कहा था कि ड्रॉ आ डायगोनल, एक डायगोनल बनाना है। ड्रॉ आ डायगोनल स्टार्टिंग फ्रॉम कॉमन टेल, then this diagonal will represent vector r। तो बड़ा ही सिंपल सा है, फिर से रिपीट करते हैं शॉर्ट में। सबसे पहले टेल और टेल ज्वाइन कर देंगे, उसके बाद पैरेललोग्राम कंप्लीट कर देते हैं, देन उसके बाद कॉमन टेल से स्टार्ट होता हुआ एक डायगोनल बना देते हैं, और ये जो डायगोनल होता है ये रिजल्टेंट बताता है। रिजल्टेंट बोलो या फिर वेक्टर a प्लस बी बोलो, एक ही बात होती है। तो वीडियो पॉज करें, इतना नोट करें, फिर इसकी कुछ वैल्यूज भी होती है वो अपन देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो वीडियो पॉज करके आप लोग इतना नोट करें। पहले तो जहां पर मैंने वीडियो पॉज करने को बोला था वहां पर शायद हेडिंग छुप गई थी, हेडिंग नहीं दिख रही होगी, तो आपने वीडियो पीछे करके या तो हेडिंग लिख ली होगी, और अगर हेडिंग नहीं लिखी हो तो अभी लिख लो। जो भी आपने नोट किया है उसकी ये हेडिंग थी, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ऐसा था। अब मैं बात कर रहा था कि वैल्यू भी होती है ना, जो वेक्टर आर होता है उसकी कुछ वैल्यू होती है, तो उस वैल्यू का फॉर्मूला लिख रहा हूं बस मैं, डायरेक्ट फॉर्मूला। तो ये था वेक्टर ए मान लेते हैं, और ये था वेक्टर बी मान लेते हैं। इनके बीच का जो एंगल था उसको मैंने थीटा मान लिया, कुछ ना कुछ एंगल होता होगा तो उसको मैंने थीटा मान लिया। देन ये स्टेप नंबर 1 हो गया था, देन ये स्टेप नंबर 2 हो गया, देन उसके बाद ये स्टेप नंबर 3 हो गया, और ये वेक्टर आर हो जाता, ऐसा कुछ। तो यहां पर ये जो वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड होता है, ध्यान से समझना, दो फॉर्मूले लिखने जा रहा हूं। वेक्टर आर नहीं लिख रहा हूं, ये वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं। वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड मतलब इस डायगोनल की जो लेंथ होती उसकी मैं बात कर रहा हूं। तो वेक्टर आर का जो मैग्नीट्यूड होता वो इतना आ जाता है, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब इसको आप वेक्टर आर बोलो चाहे वेक्टर a प्लस बी बोलो, एक ही बात होती है। तो आप इसको वेक्टर r का मैग्नीट्यूड भी बोल सकते हो, या फिर आप इसको वेक्टर a प्लस वेक्टर b का मैग्नीट्यूड भी बोल सकते हो, एक ही बात है। तो ये मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला हो गया। देन r तो वेक्टर था ना, तो वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। तो मैग्नीट्यूड तो ये हो गया, डायरेक्शन भी तो बताना पड़ेगा। तो डायरेक्शन, इसका जो डायरेक्शन होता है ना वो हम इस एंगल से बताते हैं। हम सोचते हैं कि इस वेक्टर आर ने भी तो कुछ ना कुछ एंगल बनाया होगा, इस एंगल को हम अल्फा मान लेते हैं, और इसके एंगल के लिए भी फॉर्मूला होता है जो कि होता है tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय a प्लस बी कॉस थीटा। तो फर्स्ट वाले फॉर्मूले से आपको मैग्नीट्यूड मिल जाता है, एंड सेकंड वाले फॉर्मूले से आपको डायरेक्शन मिल जाता है। ये फॉर्मूला देखने में खतरनाक सा लग रहा है, लेकिन टेंशन मत लेना, ये फॉर्मूला बहुत कम यूज होता है, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती मैक्सिमम क्वेश्चन में, डायरेक्टली आंसर आ जाता है। अब जो मैं कह रहा हूं वो कब समझ में आएगा, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अभी थोड़ी देर से जब हम क्वेश्चन देखेंगे ना, तो देखना इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ती ही नहीं है, बिना इसके मैक्सिमम आंसर आ जाते हैं। और मैक्सिमम क्वेश्चन में ना मैग्नीट्यूड ही पूछा जाता है, डायरेक्शन बहुत कम पूछा जाता है। तो वीडियो पॉज करें, ये फॉर्मूला लिखें, उसके बाद फिर हम इस पर सिंपल से एग्जांपल्स देखते हैं। हाँ, तो जैसा कि अभी अभी अपन ने पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ा, हमने उसमें डायग्राम बनाना भी सीख लिया, उसका हमने फॉर्मूला भी देख लिया, उस पर अब हम कुछ क्वेश्चंस करना चाहते हैं। ठीक है, तो ध्यान से समझना, बहुत ही बेसिक से प्रॉब्लम्स हैं। तो ये आपके सामने आया क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में ये बोला जा रहा है कि ये एक पहला वेक्टर ए जिसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 3, एंड ये रहा कोई दूसरा वेक्टर बी, इसका मैग्नीट्यूड भी दिया हुआ है 3,
ठीक है, ये दो वेक्टर्स हो गए। एरो क्या रिप्रेजेंट करता है? डायरेक्शन। तो आप ये मान लो कि वेक्टर ए जो है इधर ईस्ट में पॉइंट कर रहा है एंड वेक्टर बी जो है वो नॉर्थ में पॉइंट कर रहा है। तो ये वेक्टर ए और वेक्टर बी गिवन है। आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वेक्टर ए प्लस बी का मॉड। वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो रिजल्टेंट होता होगा उसका मैग्नीट्यूड कितना होता होगा, पहला सवाल आपसे ये पूछा जा रहा है। एंड दूसरा आपसे डायरेक्शन भी पूछा जा रहा है, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। दो बातें आपसे पूछी जा रही हैं। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, बहुत ही इजी है। देखिए, ये वाला ईस्ट में था, ये वाला नॉर्थ में था, तो इनके बीच का जो एंगल होता वो तो 90 डिग्री होता। ठीक है, तो देखिए हमको ए ऑलरेडी पता है 3 है, हमको बी भी ऑलरेडी पता है वो भी 3 है, और इनके बीच का जो एंगल है वो भी हमको पता है 90 डिग्री है। ये रहा 90 डिग्री का एंगल। तो इतनी बातें तो हमको पता है। अब हम फॉर्मूला लगा देंगे, बहुत इजी टॉपिक है, डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू रख देते हैं, आंसर आ जाता है। इतना आसान टॉपिक है, मतलब कुछ भी आड़ा टेढ़ा सोचना नहीं पड़ता। तो फॉर्मूला क्या देखा था अपन ने? फॉर्मूला हमने देखा था रूट स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये फॉर्मूला था, इसमें वैल्यूज रखते हैं। तो ये बन जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू कॉस 90। एंड कॉस 90 कितना होता है? कॉस 90 0 होता है। कॉस 90 0 होता है, इस वजह से ये वाला टर्म पूरा का पूरा, ये वाला टर्म क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और ये हो जाएगा 3 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 3 स्क्वायर, मतलब 9 प्लस 9 18, एंड दिस 18 कैन बी रिटन एज 3√2, ऐसा लिखा जा सकता है। तो ये देखिए a प्लस बी का मैग्नीट्यूड आ गया। फिर याद करो, मैंने एक और फॉर्मूला लिखवाया था और मैंने कहा था डायरेक्शन का ये फॉर्मूला है, और मैंने ये भी कहा था इसको यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्ट भी आंसर आ जाते हैं। तो वो चीज भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखिए, मान लेते हैं यहां पर मैं डायरेक्शन निकालना चाहता हूं। तो डायरेक्शन के लिए हमने क्या फॉर्मूला लिखा था? हमने लिखा था tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए प्लस बी कॉस थीटा। फिर से रखते हैं सारी वैल्यूज। तो यहां से आएगा tan अल्फा इज इक्वल टू 3 साइन 90 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 3 कॉस 90। अगेन यहां पर डिनोमिनेटर में देखो एक cos 90 बैठा हुआ है, वो फिर क्या हो जाएगा? 0, और sin 90 क्या हो जाएगा? 1। तो ये बनेगा 3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 0। sin 90 1 हो गया ऊपर का, तो 1 रख दिया, तो ये 1 आ गया। अब अगर tan अल्फा 1 आया है ना, तो अल्फा कितना होता होगा? अल्फा हो जाता होगा 45 डिग्री। उल्टा सोच लिया, tan अल्फा 1 है मतलब अल्फा क्या होगा? 45, बिकॉज tan 45 1 होता है ना, इसलिए। तो डायरेक्शन भी आ गया। अब मैं ये कह रहा था कि इस फॉर्मूले की जरूरत बहुत कम पड़ती है, उसका रीजन क्या था वो समझाता हूं। कि जबरदस्ती इसमें ये फॉर्मूला लगाने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्टली भी आप कर सकते हो। डायरेक्टली आप ना पैरेललोग्राम लॉ लगा दो। आप पैरेललोग्राम लॉ लगाओगे तो क्या करोगे? ऐसे पैरेललोग्राम कंप्लीट करोगे, ये ऐसा आप पैरेललोग्राम कंप्लीट करते। अब देखो, आप पैरेललोग्राम कंप्लीट कर रहे थे लेकिन ये बन गया स्क्वायर। ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये 3 था तो ये भी 3 होता, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। वैसे अगर ये 3 था तो ये भी 3 होता, तो ये स्क्वायर बन गया। और स्क्वायर का जो डायगोनल होता है ये कितने पे होता है? 45 डिग्री पे होता है। तो डायरेक्टली पता चल जा रहा है 45 डिग्री। ये फॉर्मूला क्या, इसकी भी जरूरत नहीं पड़ती है ना। स्क्वायर के डायगोनल की लेंथ भी आप लोग जानते हैं। ये यहां पर मैंने 3√2 लिखा था, ये 3 गायब हो गया गलती से, एक मिनट। हाँ,
यहां पर √18 आया था, ये 3√2 आएगा, करेक्ट कर लेना। वापस आते हैं उस पॉइंट पे जिस पॉइंट की मैं बात कर रहा था कि पैरेललोग्राम आपने कंप्लीट किया, उसके बाद जो डायगोनल होता है स्क्वायर का, वो स्क्वायर का डायगोनल तो 45 डिग्री पे ही होता है ना, तो उसको लगाने की जरूरत ही नहीं थी, डायरेक्ट दिख जा रहा है डायरेक्शन, पहली बात। दूसरी बात, इसको भी शायद ही जरूरत थी लगाने की, ये नहीं भी पता होता तो भी ये क्वेश्चन हमसे बन जाता, क्योंकि जो स्क्वायर का डायगोनल होता है वो a√2 होता है, a√2 वेयर a रिप्रेजेंट साइड। तो ये भी अपन डायरेक्टली निकाल सकते थे कि अगर ये 3 है और ये भी 3 है तो ये 3√2 होता होगा। तो ऐसे सोचने को सोच सकते हैं, लेकिन बात कुल मिला के वहीं पे आके फंस जाती है कि ये भाई स्क्वायर है इसलिए आपने इतनी होशियारी मार ली, अगर स्क्वायर नहीं होता फिर क्या करते, फिर तो यही करना पड़ता ना, फिर तो यही चीज लगानी पड़ती। ये तो लगाना ही पड़ता है, ये फिर भी डायग्राम से हो जाता है, कई बार ये डायग्राम से हो जाता है, लेकिन ये फॉर्मूला तो यूज करना ही पड़ता है। अब यहां पर स्क्वायर था, किस्मत अच्छी थी, इस वजह से डायरेक्ट आंसर दिख जा रहा है। अगर एग्जैक्ट एक्चुअल में कोई पैरेललोग्राम आ जाए तो फिर हम इतनी होशियारी नहीं मार पाएंगे, फिर तो हमको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो एक काम करिए, वीडियो पॉज करिए, इसको नोट करिए, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसी पे देखो, सिंपल सिंपल से 2 क्वेश्चन। ये रहा पहला वेक्टर, वेक्टर ए जिसका मैग्नीट्यूड ए दिया हुआ है, एंड ये रहा दूसरा वेक्टर, वेक्टर बी, इसका मैग्नीट्यूड भी ए दिया हुआ है। ठीक, इनके बीच का जो एंगल है वो 60 डिग्री दिया हुआ है, और फिर से हमसे वही बात पूछी जाती है कि वेक्टर ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड बताना है एंड डायरेक्शन बताना है। 2 बातें फिर से हमसे पूछी जा रही हैं। तो मैग्नीट्यूड के लिए तो फॉर्मूला जिंदाबाद था है रहेगा, फॉर्मूला लगा देता हूं मैं यहां पे, वेक्टर ए प्लस बी का मॉड इज इक्वल टू √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। सारी वैल्यूज दी हुई हैं, उठा उठा के रखते हैं। a की वैल्यू भी a है, b की वैल्यू भी a है, तो बनता a² प्लस a² प्लस 2aa cos 60, ऐसा। एंड cos 60 कितना होता है, cos 60 हाफ होता है, तो ये a² और a² क्या हो जाएगा, 2a² प्लस ये बन गया 2a², cos 60 कितना होता है, हाफ होता है। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये बन जाता तो √3a², एंड √3a² कैन बी रिटन एज a√3। तो ये आ गया मैग्नीट्यूड। फिर से डायरेक्शन के लिए फॉर्मूला, जो कि मैं बार बार कह रहा हूं, उस फॉर्मूले की जरूरत कई बार नहीं पड़ती है ना। लगाने को आप लगा सकते हो, फॉर्मूला लगाने में कोई दिक्कत नहीं मुझे, लेकिन कुछ क्रिएटिव सोचो ना, अपने माइंड को क्रिएटिव बनाओ ना, उसमें ज्यादा फायदा होगा। क्या मतलब रटा रटाया फॉर्मूला लगा देने में। तो देखो, कुछ क्रिएटिव सोचते हैं यहां पे भी, विदाउट यूजिंग फॉर्मूला हम जरा डायरेक्शन पता करने की कोशिश करते हैं। तो देखो, ये ए था और ये भी ए था, ठीक। पैरेललोग्राम लॉ लगाता तो अपोजिट साइड्स बनाता, बना दिया। अब देखो ध्यान से, ये ए है, ये भी ए है, तो ये भी ए था और ये भी ए था, तो ये क्या बन गया, रोम्बस बन गया। रोम्बस बन गया। ये रोम्बस वही होता है ना जिसके चारों साइड्स इक्वल होते हैं और ये एंगल 90 डिग्री नहीं होता, उसी को बोलते हैं ना रोम्बस। गलत बोल दिया स्टेटमेंट, 90 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, बस 90 होगा तो वो स्क्वायर भी बोल देते हैं उसको, ठीक है। चलो वो सब अपने मतलब का नहीं है, अपन काम की बात पे आते हैं कि ये ए था और ये भी ए था, तो वो भी ए और ये भी ए हो गया, मतलब ये क्या बन गया, रोम्बस। और अगेन जैसे स्क्वायर का डायगोनल, जैसे स्क्वायर का डायगोनल इस एंगल को बाइसेक्ट कर देता है, ठीक वैसे ही ये भी क्या कर देता होगा, बाइसेक्ट कर देता होगा। मतलब ये पूरा 60 डिग्री था तो ये 30 डिग्री होता होगा,
तो a प्लस बी का डायरेक्शन पता चल गया, डायरेक्ट पता चल जा रहा है। क्यों फॉर्मूला लगाएं, जरूरत ही नहीं है ना। सिंपल सा फंडा बोल रहा हूं मैं। देखो ये पूरा एंगल कितना था, 60 डिग्री था। ये क्या बन गया, रोम्बस। रोम्बस क्या करता है, इस रोम्बस का डायगोनल क्या करता है, इस एंगल के दो आधे आधे टुकड़े करता है। तो अगर ये पूरा 60 था तो ये भी 30 होगा, वो भी 30 होगा। पता नहीं समझ में आ भी रहा है या नहीं, क्योंकि दिक्कत है ना, मैं तो कैमरे को पढ़ा रहा हूं तो एक्सप्रेशन तो है नहीं मेरे सामने स्टूडेंट्स के, तो मुझे पता चल पाए कि समझ में आ भी रहा है या नहीं। तो मैं ये अज्यूम करके पढ़ा रहा हूं कि समझ में आ रहा होगा। और अगर किसी को ये चीज समझने में दिक्कत है तो वो बिल्कुल परेशान ना हो, वो फॉर्मूला लगा लो, फॉर्मूले से भी आ जाएगा, वो भी मैं लगा के बता दूंगा अभी। तो क्या कह रहा हूं मैं सिंपल सी बात कह रहा हूं, ये पूरा एंगल देखो, ये ओरिजिनल एंगल, पूरा एंगल, अगर ये पूरा एंगल 60 डिग्री है और ये रोम्बस बना है तो वो गारंटीड इस एंगल का आधा कर देगा। अगर ये 60 है तो ये अपने आप 30 हो जाएगा, अगर ये 80 होता तो ये अपने आप 40 हो जाता, ये 70 होता तो ये अपने आप 35 हो जाता, सीधा सीधा आधा। कब, जब रोम्बस बने, मतलब जब ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड और ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर होता हो, तो फिर आपको फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं है। आप डायरेक्टली क्या काम करो, इस टोटल एंगल का, इस टोटल एंगल का ये वाले टोटल एंगल का आधा कर दो, डायरेक्ट आंसर आ जाता है। अब अगर किसी बच्चे को दिक्कत है, ये तो रिकॉर्डिंग है ना, अब इसमें हम बातचीत तो कर नहीं पा रहे हैं तो अगर इसमें मान लेते हैं कि कोई बच्चा रिकॉर्डिंग देखता है और उसको अगर समझ नहीं आता है तो उसके लिए फॉर्मूला भी है, मैं फॉर्मूले से भी लिख दे रहा हूं। देखो फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं, tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय a प्लस बी कॉस थीटा। वैल्यू रख दी सारी, है ना, b साइन थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा में सारी वैल्यूज रख दी जो कि क्वेश्चंस में दी हुई हैं। ये रहा ना क्वेश्चन, ये देखो ये सब कुछ दिया हुआ है, a भी दिया हुआ है, b भी दिया हुआ है, थीटा भी दिया हुआ है, सारी वैल्यूज रख दी। ऐसा है। अब देखो यहां से a कॉमन होके कैंसिल हो जाएगा, ऊपर साइन 60 है जो कि √3/2 होता है, नीचे 1 प्लस कॉस 60, कॉस 60 कितना होता है, 1/2 होता है। ऐसा होता, इसको आप सिंप्लीफाई करोगे, अब प्लस माइनस करते तो आता ही होगा सबसे ना, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई सबसे आता होगा, तो इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये 1/√3 बन जाएगा। और फिर कहानी देखो वापस वहीं पहुंच गई कि अगर tan अल्फा 1/√3 है, मतलब अल्फा कितना होता होगा, 30 डिग्री। तो बात कुल मिला के वही कह रहा हूं, क्या फायदा इतनी मेहनत करके जब डायरेक्ट डायग्राम से ही आंसर निकाला जा सकता है, क्यों इसमें हम टाइम बर्बाद करें। तो वीडियो पॉज करें, इसको नोट करें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं और अब हम बात करने जा रहे हैं यूनिट वेक्टर से रिलेटेड। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं, देन उसके बाद इसका कैलकुलेशन समझेंगे। तो यूनिट वेक्टर का बड़ा ही सिंपल सा मतलब होता है, जब भी आपके सामने कभी भी यूनिट वेक्टर आ जाए, कैसा भी यूनिट वेक्टर, चाहे वो a का यूनिट वेक्टर हो, चाहे वो b का यूनिट वेक्टर हो, चाहे वो x एक्सिस वाला यूनिट वेक्टर हो, चाहे वो y एक्सिस वाला यूनिट वेक्टर हो, जब भी आपके सामने ये शब्द आए ना यूनिट वेक्टर, एक बात आपको समझ जानी है कि इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। यूनिट वेक्टर की सबसे इंपॉर्टेंट बात यही होती है कि यूनिट वेक्टर चाहे जैसा हो, चाहे जिस भी टाइप का यूनिट वेक्टर हो, उसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है। मेहनत आपको हमेशा इसमें डायरेक्शन में करनी पड़ती है, बस मैग्नीट्यूड ऑलरेडी फिक्स्ड है। यूनिट वेक्टर मतलब एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट होता है। अब इसमें आपको कैलकुलेट क्या करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन। तो जरा इसकी डेफिनेशन देखते हैं, यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन क्या होती है। तो लिखते हैं, यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर विथ magnitude 1 unit, a vector with magnitude 1 unit and direction
इज पैरेलल टू ओरिजिनल वेक्टर। तो ये डेफिनेशन आधी समझ में आती होगी, आधी नहीं आती होगी, और वो जो आधी समझ में नहीं आती होगी वो मुझे पता है, वो डायरेक्शन वाला पार्ट है। तो टेंशन मत लो, अभी एक सिंपल सा एग्जांपल आ रहा है जो कि सारे डाउट्स क्लियर कर देगा। तो इस डेफिनेशन के दो पार्ट हैं। पहला पार्ट सबको क्लियर है कि एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट होता हो। देन दूसरा पार्ट किसकी बात कर रहा है? डायरेक्शन की। तो वो अपन एग्जांपल की हेल्प से समझने जा रहे हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं कि कोई वेक्टर था, वेक्टर ए, जो कि था 5 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ, ठीक है। अब आप लिखना चाहते हो अ यूनिट वेक्टर, इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। आप लिखना चाहते हो एक यूनिट वेक्टर, वेक्टर ए के डायरेक्शन। इसका हिंदी में यही मतलब हुआ कि आप एक यूनिट वेक्टर लिखना चाहते हो जिसका डायरेक्शन वही होता हो जो कि वेक्टर ए का डायरेक्शन था। इसका सिंपल सा यही मतलब है। आप एक यूनिट वेक्टर लिखना चाहते हो जिसका कि डायरेक्शन वही होता हो जो कि ए का डायरेक्शन था। तो ये तो बड़ा ही आसान है ना। अ यूनिट वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड क्या हो गया? 1 यूनिट। मतलब मैग्नीट्यूड क्या हो गया? 1 यूनिट। और बोला है क्या? डायरेक्शन वही होना चाहिए जो ए का डायरेक्शन था। ए का क्या डायरेक्शन है? देखो, नॉर्थ। तो इस डेफिनेशन का यही मतलब था। ये ओरिजिनल वेक्टर क्या बोल रहा है डेफिनेशन? फिर से पढ़ो। अभी कहता है एक वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता हो और डायरेक्शन वही होता हो जो कि ओरिजिनल वेक्टर का डायरेक्शन था। तो वही चीज यहां से क्लियर हो जा रही है कि ये ओरिजिनल वेक्टर है और ये यूनिट वेक्टर है। ये रहा ओरिजिनल वेक्टर, ये रहा यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होगा और डायरेक्शन वही होगा, इसका भी डायरेक्शन वही होगा जो कि ओरिजिनल वेक्टर का था। तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया यूनिट वेक्टर। अब बात कुछ ऐसी है कि पुराने जमाने के मैथमेटिशियंस लोग बहुत आलसी थे। उन लोगों को इतना सारा लिखना अच्छा नहीं लगता था, है ना। इतना सारा कौन लिखे बार बार। इस वजह से इसी को इन लोगों ने शॉर्ट में लिखना स्टार्ट किया, ए कैप। इस पूरे का मतलब होता है ए कैप, या फिर ए कैप का मतलब ये होता है। तो ए कैप का मतलब हो जाएगा अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। तो इसी को शॉर्ट में ए कैप लिखा जाता है। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो आप इतना नोट करो, उसके बाद इसका एक फॉर्मूला बनाते हैं अपन, क्योंकि जगह खत्म हो गई है। तो वीडियो पॉज करें, इतना नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब ये जो हमने सिंपल सा एग्जांपल देखा था, इसी की हेल्प से हम एक फॉर्मूला भी बना सकते हैं। फॉर्मूला हम ऐसे बना सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि ये जो ए कैप लिखा हुआ है, ए कैप में क्या लिखा है? देखो, 1 नॉर्थ लिखा हुआ है ना। तो इस 1 की जगह पर हम ये भी लिख सकते हैं 5 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 5 मीटर पर सेकेंड। सिंपल सी बात है ना। 1 की जगह ये भी लिखा जा सकता है। तो इस 1 की जगह हमने ये लिख दिया। उसके बाद हमने कहा कि अगर सिर्फ और सिर्फ न्यूमरेटर पे ध्यान दिया जाए, अगर सिर्फ और सिर्फ न्यूमरेटर पे ध्यान दिया जाए, तो देखो न्यूमरेटर जो है वो एक्चुअल वेक्टर के इक्वल है। अगर सिर्फ और सिर्फ न्यूमरेटर पे ध्यान दिया जाए तो न्यूमरेटर इसके इक्वल है। तो न्यूमरेटर में लिखा जा सकता है वेक्टर ए। और अगर सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर की बात कर लूं, अगर सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर की बात कर लूं, डिनोमिनेटर मतलब 5 मीटर पर सेकेंड बस, तो ये बेसिकली किसके इक्वल है? ये मैग्नीट्यूड के इक्वल है। तो ये जो डिनोमिनेटर है ये मैग्नीट्यूड के इक्वल है। इस वजह से डिनोमिनेटर की जगह लिखने जा रहा हूं मैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो ये फॉर्मूला बन गया किसका? ए कैप का। ये फॉर्मूला आपको याद करना है। ये फॉर्मूला कई जगह यूज होता है। तो मान लेते हैं
ए कैप की बात करें तो ये हो जाएगा वेक्टर ए, क्या हो गया, ये हो जाएगा वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए। अब बन जाएगा, फॉर्मूला यूज करते, मान लेते हैं आपको वेक्टर ए दिया है, आपको ए कैप निकालना है, तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। वैसे ही दुनिया में कई यूनिट वेक्टर हो सकते हैं। मान लो कोई वेक्टर बी होता होगा, कोई वेक्टर बी होता होगा तो उसके लिए बी कैप होता होगा, तो उसमें ये फॉर्मूला लग जाएगा। मतलब बड़ा ही सिंपल सा फंडा है कि कोई वेक्टर अगर आपको दिया हुआ है, आपको उसका यूनिट वेक्टर निकालना है, तो आप उस वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, उस वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, तो यूनिट वेक्टर आ जाता है। तो वीडियो पॉज करें, इसको नोट करें, उसके बाद फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद हम ये बात बोलते हैं कि पुराने ज़माने के मैथमेटिशियन थोड़े और आलसी थे, इस वजह से इन लोगों ने और 3 नए यूनिट वेक्टर्स का आविष्कार किया, और वो 3 नए यूनिट वेक्टर्स होते हैं आई कैप, जे कैप एंड के कैप। इनका मतलब क्या होता है अपन समझते हैं। देखिए, ये रहा एक्स एक्सिस, ये रहा वाई एक्सिस, और ऐसे बोर्ड के बाहर आता होगा जेड एक्सिस, ऐसा है। तो आई कैप का मतलब है, आई कैप का मतलब है, आई कैप का मतलब एक ऐसा यूनिट वेक्टर, एक ऐसा यूनिट वेक्टर जो कि पॉजिटिव एक्स के पैरेलल होता हो। बड़ा ही सिंपल सी डेफिनेशन है। आई कैप का मतलब, इस आई कैप का मतलब एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता हो और पॉजिटिव एक्स की तरफ पॉइंट करता हो। मतलब आई कैप अगर मुझे ड्रॉ करना है तो यहीं पे ड्रॉ करूंगा। ठीक वैसे ही पहले लिख देता हूं इसका मतलब। देखो कैप लगा हुआ है ऑलरेडी, तो यूनिट वेक्टर लिखने की जरूरत है नहीं, लेकिन क्योंकि अभी अभी आपने पढ़ा है इस वजह से मैं लिख रहा हूं। यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस नहीं लिखते, अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस लिखते हैं। तो एक ऐसा यूनिट वेक्टर जो कि पॉजिटिव एक्स की तरफ पॉइंट करता है उसको आई कैप बोला जाता है। ठीक वैसे ही पॉजिटिव वाई में जो पॉइंट करता होगा उसको जे कैप बोलते होंगे, और ठीक वैसे ही पॉजिटिव जेड में जो पॉइंट करता होगा उसको के कैप बोलते होंगे। तो ये एक्स के अलोंग होता है, देन ये अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस होता है, और ये वाला अलोंग पॉजिटिव जेड एक्सिस होता है। अब अगर आई कैप है तो माइनस आई कैप भी होता होगा, है ना, तो उसमें भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखो, ये बात तो ऑलरेडी बता चुका हूं मैं फर्स्ट लेक्चर में कि अगर इधर पॉजिटिव एक्स होता है तो इधर माइनस एक्स होता है, उधर अगर पॉजिटिव एक्स होता है तो इधर नेगेटिव एक्स होता है। तो अगर उधर आई कैप है, अगर उधर आई कैप है तो इधर क्या होता होगा, माइनस आई कैप होता होगा। इस तरफ क्या हो जाता होगा, माइनस आई कैप। तो 3 और होते होंगे, माइनस आई कैप, माइनस जे कैप, माइनस के कैप। एक के बारे में ही लिख रहा हूं बस मैं। तो माइनस आई कैप मतलब एक यूनिट वेक्टर जो कि अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस होता हो। तो वीडियो पॉज करिए, इसको नोट करिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो मान के चलता हूं सबने नोट कर लिया होगा। तो एक काम करते हैं, इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। इसके आगे की जो कहानी है, इसके आगे की कहानी में हमको कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर पढ़ना है, वेक्टर के टुकड़े करना, तो वो अपन नेक्स्ट लेक्चर से देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मतलब इस लेक्चर के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।